मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी समायोजन की। जो व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, जैसी परिस्थितियां हैं उन्हीं के अनुकूल हो जाता है, तो उसे हमने समायोजन कहा था। और जो व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाता वह कुसमायोजित हो जाता है और किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से पहले पिछला वीडियो देख लें और फिर आप समायोजन तंत्र या रक्षात्मक युक्तियों की स्टडी करें। क्या होता है समायोजन तंत्र या रक्षात्मक युक्तियाँ? वे साधन या वे युक्तियाँ, चाहे कह दे वे साधन, चाहे कह दे वे युक्तियाँ, जिससे व्यक्ति जो है मानसिक रोग से ग्रसित हुआ था तो उस मानसिक रोग से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। वे साधन जिनकी सहायता से व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रोग से मुक्ति पाने का प्रयास करता है, वो मानसिक रोग से बाहर आ सके, मानसिक रोग को दूर कर सके, उससे स्वस्थ हो सके। वे साधन जिनकी सहायता से व्यक्ति मानसिक रोग से मुक्ति पाने का प्रयास करता है, मानसिक रोग से मुक्त होने का प्रयास करता है। मानसिक रोग हमने पढ़े थे, तनाव है, दुश्चिंता है, कुंठा है, द्वंद्व चल रहा है उसके माइंड में, तो वो मानसिक रोग थे। तो जिन तंत्रों की सहायता से या जिन युक्तियों की सहायता से मानसिक रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है, उन युक्तियों को हम समायोजन तंत्र या रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। इन्हें मानसिक मनोरचनाएं भी कहा जाता है। तो इन्हें एक नाम और दिया जाता है, मानसिक मनोरचनाएं। मानसिक मनोरचनाएं या आत्म सुरक्षा अभियंत्रिकाएं। मानसिक मनोरचनाएं, मानसिक मनोरचना भी इन्हीं को कहते हैं, या आत्म सुरक्षा अभियंत्रिकाएं। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं। तो क्या है मानसिक मनोरचनाएं या समायोजन तंत्र? मैं फिर निवेदन करूंगा, जिन्होंने पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखे तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। तो समायोजन तंत्र वे साधन जिनकी सहायता से व्यक्ति मानसिक रोगों से मुक्ति पा सकता है, उन्हें हम समायोजन तंत्र या रक्षात्मक युक्तियाँ, मानसिक मनोरचनाएं या आत्म सुरक्षा अभियंत्रिकाएं कहते हैं। अब ये मानसिक मनोरचनाएं जो हैं 4 प्रकार की होती हैं। चार प्रकार हैं इनके। कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा अप्रत्यक्ष उपाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आप देखेंगे तो पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा आपको। अप्रत्यक्ष उपाय। तीसरा क्षतिपूरक उपाय, क्षतिपूरक उपाय। और चौथा आक्रामक उपाय, आक्रामक उपाय। तो मानसिक मनोरचनाएं, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं जो हैं वो 4 प्रकार की हैं। प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय। पहला आता है प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष समझते हैं आप, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष उपाय क्या होता है? जिसके कारण हमें तनाव हुआ है या दबाव से ग्रसित हुए हैं या मानसिक रोग से ग्रसित हुए हैं, हम उस समस्या को ही जड़ से उखाड़ दें, वो प्रत्यक्ष उपाय है। जैसे हमारे मार्ग में कोई बाधा आई, उस बाधा ने हमें तनाव दिया, तो हम उस बाधा को ही दूर कर दें। बाधा को दूर करना ये प्रत्यक्ष उपाय है। जिस
हमारे मार्ग में मान लो कोई बाधा आ गई, उस बाधा के कारण हमें तनाव उत्पन्न हुआ है, तो हम उस बाधा को ही दूर कर दें, तो प्रत्यक्ष उपाय होता है। अन्य मार्ग खोजना, अन्य मार्ग खोजना। व्यक्ति जब तनाव में आ जाता है तो वो उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए उस मार्ग को छोड़कर, जिस मान लो किसी रास्ते पर व्यक्ति चल रहा है, मान लो हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी छोड़कर थर्ड ग्रेड की तैयारी करने लग जाएं या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लग जाएं, तो वो अन्य मार्ग खोजना। ऐसे ही मान लो आरएएस की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो वो तैयारी करते करते मान लो थक चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो कोई अन्य मार्ग खोज लेते हैं और समायोजन स्थापित कर लेते हैं, तो अन्य मार्ग खोजना। ऐसे ही इसी में ही लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो पहले उसका टारगेट क्या था, आईएएस बनना, लेकिन अब उसने अपना टारगेट बदल लिया और समायोजन स्थापित कर लिया, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। तो बाधा को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, ये प्रत्यक्ष उपाय आते हैं। अब आते हैं अप्रत्यक्ष उपाय, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अप्रत्यक्ष उपाय, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें नंबर 1 प्रक्षेपण, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रक्षेपण। दूसरा प्रतिगमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण प्रतिगमन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट। और तीसरा तादात्म्यकरण, तादात्म्यकरण, तादात्म्यकरण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा आता है दमन। तो ये चारों, आप पुराने सालों के पेपर देखेंगे तो आपको ये चारों ऑप्शन बहुत से प्रश्नों में मिल जाएंगे। प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है, तादात्म्यकरण है। इसके अलावा एक और आता है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन या औचित्य स्थापना। तो ये बहुत पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, दमन और औचित्य स्थापन। अब लास्ट इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है दीवा स्वपन, दीवा स्वपन। तो इन 6 अप्रत्यक्ष उपायों को हम डिस्कस करेंगे अभी। हेलो, अब पहला है प्रक्षेपण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में क्या होता है, व्यक्ति अपनी असफलता का जो दोष होता है वो दूसरे पर लगा देता है। व्यक्ति अपनी असफलता का दोष दूसरे पर थोप देता है। तो असफलता का दोष दूसरे पर थोपना प्रक्षेपण होता है। अपनी असफलता का दोष दूसरे पर थोपना। जैसे मान लो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का पेपर है या 12th क्लास का पेपर है और हम लोग मेहनत नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से हम फेल ही होएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमने अपनी कमी नहीं देखी, हम असफल हुए, कमी हमारी थी, हम नहीं पढ़े। उसकी कमी तो 10% ही थी, हमारी कमी 90% थी कि हम नहीं पढ़े। और हमने क्या किया, अपनी असफलता का दोष उसके माथे मंड दिया कि उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं फेल हो गया। तो ये प्रक्षेपण है। तो उसने समायोजन स्थापित कर लिया कि मैं तो पास होना ही था, पर सामने वाले ने अच्छा नहीं पढ़ाया। फिर आता है प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है, जो स्थिति तनाव देती है। मान लो व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गया, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गया। अब ये दूसरी स्थिति उसको तनाव दे रही थी, तो वो वापस पहली स्थिति में ही लौट आया। इसको बोलते हैं हम प्रतिगमन।
जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, पर दूसरी स्थिति जो होती है वो व्यक्ति को तनाव देती है, तो व्यक्ति जो होता है वो पहली स्थिति में लौट आता है, वापस पहले वाली स्थिति में लौट आता है। इसको हम प्रतिगमन कहते हैं या प्रत्यावर्तन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार ऑप्शन आ जाता है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन का अर्थ होता है वापिस लौटना, वापिस लौटना। तो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है वापिस लौटना। तो अगर पहले वाली स्थिति व्यक्ति पहले वाली स्थिति से दूसरी स्थिति में गया और दूसरी स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, तो व्यक्ति वापस पहले वाली स्थिति में लौट आता है। तो इसका मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे डीपीसी होती है, प्रमोशन होते हैं। तो अब मान लो हम लोग लेक्चरर हैं, तो लेक्चरर का प्रमोशन हुआ किसमें, प्रिंसिपल में। लेक्चरर का प्रमोशन हो गया प्रिंसिपल में। अब प्रिंसिपल पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ये स्थिति जो थी इसे तनाव दे रही थी, वर्कलोड इस पोस्ट पर बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़े समय बाद वापस लेक्चरर पोस्ट पर ही लौट आता है, रिवर्ट हो जाता है वापस। रिवर्ट होने का मतलब प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन से ही है। तो लेक्चरर जो है प्रिंसिपल में कन्वर्ट हुआ, डीपीसी हुई, प्रिंसिपल में प्रमोट हुआ, लेकिन प्रिंसिपल पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है प्रिंसिपल पोस्ट पर, तो वो वापस लेक्चरर पोस्ट पर ही आ गया। तो ये प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन होता है। तदात्मीकरण, तदात्मीकरण क्या है, व्यक्ति अपने गुणों को भूल जाता है और दूसरे के गुणों या अवगुणों को अपना लेता है। व्यक्ति स्वयं के गुणों को भूलकर, स्वयं के लक्षणों को भूलकर, स्वयं के जो भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें भूलकर दूसरे के गुणों या अवगुणों को अपनाना, दूसरे के गुणों या अवगुणों को अपनाना तदात्मीकरण कहलाता है। तदात्मीकरण, तो व्यक्ति स्वयं के गुणों को भूलकर दूसरे के गुणों या अवगुणों को जब अपना लेता है और समाज में समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है, तो इसे तदात्मीकरण कहते हैं। उदाहरण देता हूँ मैं, एक फिल्म आई थी सलमान खान की, तेरे नाम। तेरे नाम फिल्म आई थी, उसका हेयर स्टाइल बहुत फेमस हुआ था, सब लोगों ने लगभग वैसे ही बाल रख लिए थे। तो वो सलमान खान तो नहीं बन गए थे सारे, लेकिन उन्होंने समायोजन स्थापित किया, जैसे मुझे भी समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, क्लियर। तो वो उन्होंने रिलैक्सेशन महसूस किया वैसे बाल रखकर। तो वो सारे सलमान खान नहीं बन गए थे, लेकिन उन्होंने सलमान खान के गुणों को अपना लिया। तो ये तदात्मीकरण है। व्यक्ति स्वयं का प्रेजेंट भूल जाता है इसमें और दूसरे के गुणों या अवगुणों को अपना लेता है, तो उसे बोलते हैं हम तदात्मीकरण। दमन क्या होता है, दमन मतलब दमाना। अगर उसकी कोई इच्छा है, उसे पता है मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, अब अगर वो इच्छा किसी के सामने रखता है, अपने परिवार के सामने, तो उसके परिवार वाले उसको स्वीकार नहीं करते, वो तनाव में आ जाता है, तो फिर वो अपनी उस इच्छा को अचेतन मन में दबा लेता है। तो अपनी इच्छा को अचेतन मन में दबाकर समायोजन स्थापित करना दमन कहलाता है। जो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो सकती उसे वापस अचेतन मन में दबा लेता है। अप्राप्त इच्छाओं को अचेतन मन में दबाकर समायोजन स्थापित करना दमन कहलाता है। फिर आता है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन क्या है, हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही, किसी चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो हमने क्या किया, उस वस्तु में ही दोष निकाल दिया। जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई, उसमें ही दोष निकाल दिया हमने, तो वो होता है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापना या औचित्य स्थापन, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती हम उसी में ही दोष निकाल दें, तो उसे हम औचित्य स्थापन कहते हैं। जैसे कि लोमड़ी ने निकाला था, वो बार बार जंप किया उसने अंगूर प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंगूर उसे मिले नहीं, तो उसने लास्ट में कह दिया अंगूर खट्टे हैं। तो ये औचित्य स्थापन है। औचित्य स्थापन, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती हम उसी में कोई ना कोई दोष निकाल दें, तो उसे औचित्य स्थापन कहते हैं। फिर आता है दिवास्वपन। दिवास्वपन क्या है, हकीकत में अगर कोई वस्तु हमें नहीं मिल पा रही, कोई
इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, हकीकत में तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो हम उसे कल्पना के माध्यम से ही प्राप्त कर क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। हकीकत में इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हमने क्या किया, अपनी कल्पना में उसे प्राप्त कर क्षणिक संतुष्टि, उस क्षण भर की संतुष्टि जो हमने प्राप्त की कि वो जो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई थी तो कल्पना में ही, स्वप्न में ही उसे प्राप्त कर लिया, तो उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। तो संतुष्टि, वो क्षणिक संतुष्टि जो मिलती है जिससे हम समायोजन स्थापित कर लेते हैं, वो क्षणिक संतुष्टि ही दिवा स्वप्न है। तो हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन्हें कल्पना में ही प्राप्त करके क्षणिक संतुष्टि प्राप्त करना दिवा स्वप्न कहलाता है। तो ये 6 स्थितियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इसमें कुछ किताबों में 2 स्थितियाँ और दी होती हैं। एक तो आश्रित होना, वो सभी समझते हैं आश्रित होना को। आश्रित होना मतलब डिपेंड होना। तो अगर कोई व्यक्ति खुद कुछ करने के लायक नहीं है या खुद कुछ नहीं कर पाता, तो वो दूसरे पर डिपेंड होकर अपना जीवन व्यतीत करता है और समायोजन स्थापित करता है। अदरवाइज वो निराश हताश हो जाता। तो आश्रित होना, जो व्यक्ति खुद काम नहीं कर पाता यानी कर्महीन व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद एक आता है पृथक्करण। पृथक्करण ये भी दिया हुआ कुछ बुक्स में, अप्रत्यक्ष उपायों में ही पृथक्करण। पृथक्करण क्या है? अगर कोई स्थिति अपने को तनाव दे रही है या मानसिक रोग दे रही है तो ऐसी स्थिति से हम अलग हो जाएं, उस स्थिति को हम छोड़ दें, तो इसे पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण तो जैसे शादीशुदा व्यक्ति जो है वो तनाव में आ जाता है और वैवाहिक जीवन जो है वो सफलतापूर्वक निर्वाह नहीं कर पा रहा होता, तो ऐसी स्थिति में वो तलाक लेकर पृथक्करण द्वारा समायोजन स्थापित करता है। अब आते हैं क्षतिपूरक उपाय। क्षतिपूरक उपाय क्या है? क्षति की पूर्ति करने वाले उपाय। क्षति की पूर्ति, क्षति क्या होता है? हानि, लॉस, उसकी पूर्ति करना है, उसकी पूर्ति करनी है। तो इसके भी 2 उपाय हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय और अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय क्या है? जिस फील्ड में अपनी क्षति हुई है, जिस फील्ड में अपने को लॉस हुआ है, उसी फील्ड में ही मेहनत करके खुद को श्रेष्ठ बनाना। जिस फील्ड में, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक में क्या होगा? जिस फील्ड में लॉस हुआ है उसी फील्ड में ही मेहनत करनी है। जैसे उदाहरण दूँ आपको, मान लो हम मैथ में कमज़ोर हैं, मैथ में हमारे कम नंबर आ रहे हैं, तो मैथ में मेहनत करके मैथ में ज़्यादा नंबर लाएं तो वो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति है। अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति क्या है? जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमज़ोर है, किसी दूसरे क्षेत्र में वो स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर दे। जैसे मैथ में मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मैं मैथ में अच्छे नंबर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसकी कमी विज्ञान में ज़्यादा नंबर लेकर या हिंदी में ज़्यादा नंबर लेकर पूरा कर लूँ, पूर्ति कर लूँ उसकी, तो वो अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक है। तो अगर मैथ में कम नंबर आ रहे हैं, उसकी पूर्ति मैंने मैथ में नंबर बढ़ा कर की तो वो प्रत्यक्ष क्षतिपूरक है। अब नंबर कम आए किस में? मैथ में पूर्ति की मैंने हिंदी और साइंस में मेहनत करके, तो ये अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक है। तो नंबर तो मैंने उतने ले लिए जितने मेरा टारगेट था, पर मैंने प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति नहीं की। मैथ में कमज़ोर था तो मैथ में तो मैं कमज़ोर ही रहा, पर हिंदी और साइंस में ज़्यादा नंबर लेकर मेहनत करके मैंने ज़्यादा नंबर लिए और उसकी क्षतिपूर्ति कर ली। अब आते हैं आक्रामक। आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष आक्रामक और एक अप्रत्यक्ष आक्रामक। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होगा? जो व्यक्ति हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। आक्रामक समझते हैं आक्रमण करना। जो व्यक्ति हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है
हम डायरेक्ट उसी पे आक्रमण करके समायोजन स्थापित करें। जिस व्यक्ति ने हमें तनाव दिया है उसी पर आक्रमण करें और समायोजन स्थापित कर लें तो वो तो है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होगा, जिस व्यक्ति ने हमें तनाव दिया है हम उस पर सीधा आक्रमण तो नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी अन्य तरीके से उसे हानि पहुंचा रहे हैं। प्रत्यक्ष में तो क्या होगा, जिस व्यक्ति ने हमें तनाव दिया उसी पर आक्रमण किया। अप्रत्यक्ष में क्या होगा, हम उसी पर आक्रमण नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी अन्य प्रकार से उसे हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जब स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो होता क्या है, मान लो कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई कर लेता है। अब वो प्रत्यक्ष रूप से उस पर आक्रमण नहीं कर पा रहा, या तो वो दूसरा स्टूडेंट प्रत्यक्ष रूप से उससे लड़ाई करे तो वो प्रत्यक्ष आक्रामक हो गया। अब वो प्रत्यक्ष रूप से उस पर आक्रमण नहीं कर पा रहा तो वो क्या करता था, वो उसकी साइकिल की हवा निकाल देता है। तो साइकिल की हवा निकाल दी तो अब क्या घर कैसे जाएगा, तो उसने क्या किया, उसे किसी अन्य प्रकार से हानि पहुंचाई और उस पर अप्रत्यक्ष आक्रमण किया। क्लियर। तो प्रत्यक्ष आक्रामक में क्या होगा, सीधा उस पर आक्रमण करेगा, अप्रत्यक्ष आक्रामक में उसे किसी अन्य प्रकार से हानि पहुंचाएगा। तो ये थे समायोजन स्थापित करने के तरीके, जिन्हें हम समायोजन तंत्र या रक्षात्मक युक्तियों के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष उपायों पर थोड़ा गौर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।